नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके अंतर्गत हम अध्यायों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अध्याय 1, 2, 3 हम लोगों ने बात कर ली थी। अध्याय 4 जिसके अंतर्गत की विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो कल हम लोगों ने कुछ इसके अंदर बिंदु समझे थे कि सबसे महत्वपूर्ण माना गया है शिक्षक और विद्यालय के उत्तरदायित्व को, क्योंकि इन पर ही शिक्षा की पूरी बागडोर मतलब कि संभली हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो आधार है वो विद्यालय और शिक्षक को ही माना गया है। तो इसी के अंदर आज हम लोग और बिंदु को देखेंगे कि जो इस अध्याय 4 है उसके अंदर विद्यालय और शिक्षक से संबंधित कौन कौन से उत्तरदायित्वों को बताया गया है। तो इसके अंतर्गत हमने लास्ट में बात कर रहे थे कि विद्यालय है उसे अपने जो पहली कक्षा है, मतलब कि जहाँ पर जो विद्यालय एलकेजी से प्रारंभ हो रहा है, कोई नर्सरी से प्रारंभ हो रहा है और कोई कक्षा प्रथमा से प्रारंभ हो रहा है, तो अपनी अपनी इन कक्षाओं के अंतर्गत उन्हें 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। यदि अगर वो 100 सीटें हैं, मतलब 100 बच्चे अगर प्रथमा कक्षा में है, एलकेजी में है या नर्सरी में है, तो उन्हें उनमें से 25 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। ये प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा की जाती है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर फॉर्म फिलअप भी नहीं हो, कहीं पर आसपास के लोग जो अवेयर नहीं हो, तो उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो फिल नहीं करवा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा विद्यालय को, उन्हीं बच्चों के अंतर्गत से जो 25% बच्चे हैं जिनकी स्थिति निर्बल है, निसहाय है, तो उन बच्चों को फ्री में पढ़ाना होगा। फिर अगली बात इसके अंतर्गत ये बताई गई है शिक्षकों से कोई अतिरिक्त कार्य मतलब शिक्षण के अलावा जो कार्य को अतिरिक्त कार्य कहलाएगा। तो शिक्षकों से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जाए। क्या कहा गया है विधेयक में कि शिक्षकों से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जाएगा। शिक्षक सभी बालकों की शिक्षा पूरी करवाने का ध्यान रखेगा कि विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो। यदि कोई बालक पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, तो शिक्षक उसके कारणों का पता लगाएगा। इसके कारणों का
शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाता है, पढ़ाई करके छोड़ देता है, तो उनके कारणों का पता लगाएगा। कारणों का पता लगाने के बाद उन कारणों को दूर करने का प्रयास वो करेगा, हर तरह का संभव प्रयास वो करेगा। इसके अलावा विद्यालय प्रवेश चयन के लिए जो अब प्रवेश देते हैं, बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, तो जो एग्जाम लिया जाता है उस एग्जाम के प्रति सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार का बच्चों का चयन से संबंधित कोई भी प्रवेश से संबंधित कोई चयन की कोई परीक्षा नहीं लेगी। तो चयन के लिए कोई चयन परीक्षा नहीं लेगा। विद्यालय को क्या ऑब्जेक्शन दी गई है कि वो कोई भी प्रवेश से संबंधित एग्जाम नहीं लेगा। प्रक्रिया का प्रयोग, चयन प्रक्रिया का प्रयोग करने पर, चयन प्रक्रिया का प्रयोग करने पर 25,000 रुपए का आर्थिक दंड भरना होगा तथा एक से अधिक बार चयन प्रक्रिया अपनाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी चयन से संबंधित परीक्षा नहीं लेगा। दूसरी बात, यदि लेता है तो 25,000 रुपए का आर्थिक दंड उस विद्यालय को देना पड़ेगा सरकार को। यदि अगर एक से अधिक बार इसका पहली बात तो है कि एक बार 25,000 रुपए का दंड देंगे, दूसरी बार में वही स्थिति पाई जाती है तो यहाँ पर 25 की जगह 50,000 रुपए से दंड के रूप में भरने होंगे। सभी बालकों को समान अधिकार मिलेगा। सभी बालकों को समान अधिकार दे, मतलब कि विद्यालय और शिक्षक से क्या अपेक्षा की गई है इस विधेयक के अंतर्गत, तो इसमें लिखा गया है कि सभी बालकों को समान अधिकार देना है। यदि किसी भी विद्यालय में अगर भेदभाव किया जाता है विद्यार्थियों के साथ तो उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा न किसी को प्रवेश से रोका जाए, न किसी विद्यार्थी को प्रवेश से रोका जाएगा और न ही शिक्षा पूरी होने तक विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। अगली बात ये कही गई है कि प्रवेश से पहली प्रक्रिया चयन प्रक्रिया आपको लेनी है, परीक्षा को लेनी नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो अपनी विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा और न ही शिक्षा पूरी होने तक विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है, मतलब कि बाहर नहीं निकाला जा सकता। किसी भी बालक को शारीरिक मानसिक यातना नहीं दी जाएगी।
अगर ऐसा कोई करता है तो उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक नियमित मतलब नियमों के अनुसार, नियमित समयानुसार विद्यालय आएंगे। शिक्षक है वो नियम के अनुसार समय के अकॉर्डिंग ही विद्यालय आएंगे। समय के अगर समय से बहुत लेट आते हैं तो उन अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करेंगे। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करेंगे। अध्यापकों की ये बात है कि पाठ्यक्रम के समय पर पूर्ण करेंगे। इसके अलावा योग्यता एवं क्षमता के अनुसार आकलन किया जाएगा। अब अध्यापकों को क्या ध्यान रखना है कि जो उन्होंने पढ़ाया है उसका यदि वो आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उन्हें योग्यता और क्षमता दोनों को ध्यान रखना है। योग्यता, ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि जो विद्यालय कक्षा के अंतर्गत आप ये मान के चलो कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सबका IQ लेवल एक समान हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कोई जगह ऐसा होता है कि कहीं पर एक जैसा होता है, लेकिन हर जगह ऐसा हो वो संभव नहीं है। तो एक अध्यापक को जब वो आकलन कर रहा है, मतलब कि परीक्षा ले रहा है, मूल्यांकन ले रहा है, तब उसे बच्चों की योग्यता और क्षमता दोनों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों का निर्माण करना है। मौखिक ले रहा है तो ओरल के अंतर्गत भी कौन कौन से प्रश्नों के बच्चे जवाब दे देंगे, कौन कौन से बच्चे किस किस प्रकार के जवाब देंगे, वो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही उसे प्रश्न पत्र का निर्माण करना होगा। और इसके अंतर्गत है बैठकों का आयोजन। समय समय पर बैठकों का आयोजन विद्यार्थियों की नियमितता उपस्थिति और कितना सीखा है बच्चों ने, प्रगति, पहले कितना सीखा था अब कितना सीख रहे हैं वो प्रगति, और समस्याओं की चर्चा। देखिए एक बात ये भी कही गई कि बैठकों का आयोजन हो, विद्यार्थी की नियमितता, कि बच्चा नियम से किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार उसकी नियमितता है, वो रोजाना किस प्रकार कार्यों को कर रहा है। उपस्थिति यानी प्रेजेंट जो होती है बच्चों की कक्षा के अंतर्गत, मतलब कितना सीखा है उसने, प्रगति सीखा है और अब कितना सीख रहा है, आगे कितनी प्रगति है, प्रगति की जो औसत है कितना प्रतिशत है उनका वो, और समस्याओं की चर्चा की जाए। बैठक ली जाए, उसमें नियमितता, उपस्थिति, सीख, प्रगति के बारे में चर्चा की जाए। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम लागू होने के 6 महीने के अंतर्गत 6 माह के अंतर्गत लागू करना होगा। अब ये भी बात कही गई कि जो विधेयक लागू हो, मतलब विधेयक जो पारित हुआ है उसके 6 महीने के अंतर्गत ये सारी चीजें विद्यालय में लागू की जाएंगी। जैसे कि अब देखो एक उदाहरण बताती हूँ कि हम विद्यालय में देखते हैं तो वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना दंडनीय अपराध है। तो ये विधेयक पारित हुआ, इसी के आधार पर तो लाइन छपी है। ठीक है, अब कोई भी पहले जो विद्यालय होते थे, कुछ संस्थाएं ऐसी होती थी जो धर्म पर आधारित होती थी, मतलब शिक्षा धार्मिक नहीं दी जाती थी, लेकिन वो अलग अलग संस्थाएं, निजी संस्थाएं ऐसी थी, वो विद्यालय हर प्रकार के विद्यार्थियों को वो प्राथमिकता नहीं देती थी, बस वो कुछ % विद्यार्थियों को ही एडमिशन दिए जाते थे। ठीक है, तो सब निजी तौर पे अपने विद्यार्थियों को एडमिशन देते थे या फिर पहचान के हिसाब से वो एडमिशन दिए थे। लेकिन ये जो धारा बनाई गई है, अधिनियम बनाया गया है, इसके अंदर
सारा बंद हो चुका है। फिर है जो शिक्षकों की ड्यूटी के बारे में है कि शिक्षकों को अन्य कौन कौन से कार्य दिए जाने चाहिए, दिए जा सकते हैं हर दिन के। तो शिक्षकों को आपदा, जनगणना, आपदा, जनगणना, चुनाव को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं दिए जाएंगे। देखिए पहली बात कि अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाए। अब ये वाला जो कार्य है अतिरिक्त कार्य है, लेकिन सरकार ने ये भी लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत कि जब आपदा होगी, अब ऐसी स्थिति है कोरोना जैसा ये चल रहा है कि कोरोना की स्थिति, इसके अंतर्गत क्या है शिक्षकों को तो लगाया गया है। शिक्षक ही तो हर तरह का प्रबंधन कर रहे हैं, यहाँ तक कि राशन सामग्री वगैरह बांटना है, जो क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति है उनको ध्यान रखना है, आसपास कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है जिसे जो पॉजिटिव ना हो इस चीज का ध्यान रखना, कौन कौन बाहर से आया है उनका ब्यौरा रखना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, शिक्षक ही कर रहे हैं। तो आपदा की स्थिति में तो शिक्षक वो कार्य करेंगे। जनगणना है तो जनगणना होती है उसमें, फिर चुनाव है, चुनाव में भी अध्यापकों को ड्यूटी ही लगाई जाती है। तो ये सारे 3 कार्य हैं, इनके अलावा और कोई कार्य अध्यापक को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और उसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 3/4 सदस्य विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावक होंगे। इसके अलावा एक समिति का गठन किया जाएगा और उसके अंतर्गत जो 3/4 है, मतलब 1/4 विद्यालय के व्यक्ति लेंगे या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति लेंगे, लेकिन 3/4 भाग है, मतलब अगर 4 व्यक्ति लिए जाते हैं तो 3 व्यक्ति तो अभिभावक होंगे और 1 व्यक्ति कौन होगा, विद्यालय से संबंधित कोई शिक्षक हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकता है, उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा समिति के कुल सदस्य, इसमें ये कौन कौन से कार्य देखेंगे, अभी समिति के बारे में बात करते हैं हम लोग कि समिति के अंदर कौन कौन से कार्यों को देखा जाएगा। तो इसके अंदर विद्यालय कार्यों को सुनना। समिति कौन कौन से कार्य करेगी कि विद्यालय से संबंधित कोई भी कार्य तो उसको सुनेगी, मतलब कि समिति के अगर कोई कार्य करवाना है, हो सकता है कोई गतिविधि का ही आयोजन करवाना है, तो समिति को ये बात रखी जाएगी कि हम उपरोक्त गतिविधि का आयोजन करवा रहे हैं, तो किसी भी कार्य विद्यालय के कार्यों को सुनना। फिर है प्राप्त अनुदान का व्यय को सुनना। अब प्राप्त अनुदान जो राशि प्राप्त की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, उसके व्यय को सुनना कि व्यय कहां पर किया गया है। सुनने से मतलब कि जो खर्च किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी इस समिति को होगी, तो व्यय को सुनना। फिर है विद्यालय विकास योजना, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के अनुदान के आधार पर
प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का तो प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को दी जाएगी। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ये भी बात की गई कि बच्चों को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। बच्चों के लिए जो खेल विधि है, वस्तुओं को दिखाकर व्यावहारिक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, ये सारी इसके अंदर बातें की गई। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि बालक का सर्वांगीण विकास करे। और कुछ विषयों के बारे में उनको देखेंगे, निःशुल्क और निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, शिक्षा विधेयक, शिक्षा विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का, के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी सम्मिलित है। फिर इसके अंदर ये भी कहा गया है, अधिनियम के अनुसार सरकार, अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त, सरकार द्वारा नियुक्त, सरकार द्वारा नियुक्त एक शैक्षणिक जो शिक्षण का कार्य करवाना है, शैक्षणिक अधिकारी, शैक्षणिक अधिकारी जो शिक्षा से संबंधित कार्य करता है, शैक्षणिक अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को व्यवस्थित करेगा, को व्यवस्थित करेगा। ठीक है, इसमें क्या बात करेगी कि सरकार द्वारा ही पाठ्यक्रम का कौन निर्धारण करेगा, ऐसा शैक्षणिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और वो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, क्योंकि पाठ्यक्रम कोई और बनाएगा, मूल्यांकन के बारे में और कोई बताया ऐसा नहीं होता है। तो उससे संबंधित जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन को कौन सा मूल्यांकन को अपनाना है भाई, 17,000 का मूल्यांकन जो 84 पैटर्न, उसके आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम निर्धारण है वो मूल्यांकन भी किस प्रकार किया जाएगा, वो सारा कार्य सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होगा शैक्षणिक, वही डिसाइड करेगा। इसके अलावा यह अधिकारी पाठ्यक्रम की जांच, पाठ्यक्रम की जांच, पाठ्यक्रम की जांच करेगा कि संविधान में निहित मूल्यों, संविधान में निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता है या नहीं। भाई संविधान में कुछ ऐसे मूल्य दे रखे हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। उन मूल्यों का उल्लंघन करते हुए, उन मूल्यों का हनन करते हुए हम किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते। बच्चों को जो शिक्षा देनी है, किन विषयों के आधार पर देनी है, उन विषयों के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु को रखना है, वो सारा हमें मूल्यों को देखकर ही करना होता है। तो जो संविधान में लिखित मूल्य हैं उनको देखते हुए उसको जांच करवानी होगी। पाठ्यक्रम की जांच है तो संविधान के मूल्यों के आधार पर की जाएगी। ये बात भी कही गई है
बालकों का शारीरिक मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास हो। अगली बात ये कही गई जो मैं सर्वांगीण विकास की बात कर रही थी, वही बात है जो लिखी हुई बात है वो क्या है, शारीरिक मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास हो। ऐसा नहीं कि अभी विकास की कोई गुंजाइश बाकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करने की बात ध्यान रखनी कि बालकों का शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकास हो। जहां तक जो लाइन मतलब कि जहां तक सीमा निर्धारित है कि इतने साल का बच्चा इतनी चीजों को सीख सकता है, तो वो सीमा पूरी होनी चाहिए इन पाठ्यक्रम के माध्यम से। इसके अलावा पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, बच्चों को आधार मानकर ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित आधार पर हो तथा उसमें विभिन्न गतिविधियों का समावेश हो। ठीक है, अभी बात कर रही है कि पाठ्यक्रम कैसा हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो और उसके अंदर विभिन्न गतिविधियों का समावेश हो, विभिन्न गतिविधियां उसके अंतर्गत हो। फिर है एक विधेयक में प्रावधान है, प्रावधान है कि विधेयक में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो सके बालकों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बच्चों को चिंता मुक्त, भय मुक्त ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिससे कि बच्चे बिना डरे इस पाठ्यक्रम को सरलता से पढ़ सके। इसके अलावा बच्चों की समझ विकसित करने वाला भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आज आपको लिखना है जो हमने कल अध्याय 4 जो थोड़ा पढ़ा था, अध्याय 5। ठीक है, इसको आप गृह कार्य के रूप में लिख कर रखो। अध्याय 5 का वर्णन कर। ठीक है, उत्तर के रूप में आपको अध्याय 4 क्या है, क्या नाम है उसका, अध्याय 5 क्या है, उसका क्या नाम है, उसके बारे में आपको लिख कर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, घर पे रहें।